हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये समझा था कि प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट जो होते हैं, जो कि बेसिकली लाइट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहां पर होते हैं। वो अपन ने समझा था कि वो मीजोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होती है, उन क्लोरोप्लास्ट के जो ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम की जो थाइलेकॉइड होती है, उनकी मेम्ब्रेन पे होते हैं। आज की वीडियो में अपन उन पिगमेंट्स के बारे में डिटेल में सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं कि पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो देखो पिगमेंट होते क्या है। तो पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। इस वाली लाइन पर फोकस करने की नीड है। एक पर्टिकुलर पिगमेंट सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता या सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। पिगमेंट वो मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब तो करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और यहीं से अपन को समझ जाना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर टाइप का पिगमेंट काम नहीं करेगा। बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए ताकि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। प्लांट्स है मैनी पिगमेंट्स। प्लांट के पास बहुत सारे पिगमेंट होते हैं और अपनी एनसीईआरटी कहती है कि इन पिगमेंट को अपन पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक होती है जो सेपरेशन में यूज की जाती है, और उसका भी पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो आप इसका इस्तेमाल करके प्लांट के पिगमेंट को अपन सेपरेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि कलर दैट वी सीन इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट, कि जो कलर अपन लीफ का देख पाते हैं वो किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं है। बेसिकली बहुत सारे पिगमेंट होते हैं और 4 टाइप्स के पिगमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और उन 4 पिगमेंट्स के नाम एनसीईआरटी में ऐसे लिखे हुए हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, और लास्ट में लिखा हुआ है कैरोटीनॉइड्स। एक्चुअल में देखो, आप अच्छे से अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो जेंथोफिल और कैरोटीन को कलेक्टिवली कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। तो अपन यहां पर कैरोटीन लिखते हैं, ठीक है। जेंथोफिल और कैरोटीन दोनों को क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो कितने तरह के पिगमेंट हो गए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन। क्या सब में यही पिगमेंट होते हैं? आंसर नहीं। पिगमेंट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। अपनी बुक में जो ये लिखे हुए वो हायर प्लांट्स के पिगमेंट है। एक अपन देखेंगे, ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट पॉसिबल है, ठीक है। हायर प्लांट्स में ये पिगमेंट होते हैं, ठीक है। अब इन पिगमेंट का रोल क्या है? तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स ऑफ पिगमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। हाँ, एक मिनट, इनके बारे में भी अपन को कुछ चीजें याद रखनी है कि ये जो मॉलिक्यूल है, देखो 2 तो क्लोरोफिल के हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, फिर एक जेंथोफिल है और एक कैरोटीन। हर पिगमेंट का अपना एक कलर भी होता है। तो उस कलर को कैसे याद रखेंगे? तो याद रखने का तरीका देखो, आप क्या कर सकते हो, एक लाइन याद रखो, आपने सबको याद ही होगी, विबग्योर, ठीक है। याद होती है ना अपन को विबग्योर, जो क्या करती है, बेसिकली इंक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से लाइट का जो विजिबल स्पेक्ट्रा है वो शो करती है। और यहां से अपन पकड़ेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लू ग्रीन, ये कलर होता है क्लोरोफिल ए का। फिर ग्रीन येलो, देखो लिखा हुआ ना ग्रीन येलो, ये कौन सा होता है, क्लोरोफिल बी का। देखो अगला कौन सा है अपना, सिर्फ येलो, येलो कलर जो होता है वो किसका होता है, जेंथोफिल का। उससे अगला कौन सा है, ओ। ऑरेंज कलर होता है किसका, कैरोटीन का। तो कैरोटीनॉइड्स का पूरे का क्या हो जाएगा, येलो ऑरेंज। देखो यहां से याद कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, फिर येलो और फिर ऑरेंज। और येलो ऑरेंज एक साथ क्या कहलाता है, कैरोटीनॉइड्स कहलाता है। तो ये 4 तरह के पिगमेंट जो होते हैं हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब इन पिगमेंट में, चारों तरह के पिगमेंट में से किसका क्या रोल होगा, इसके बेसिस पे पिगमेंट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: मेन पिगमेंट या मेजर पिगमेंट, और रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं इसे, और एक्सेसरी पिगमेंट। जो मेन पिगमेंट होगा वो बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा किसमें, लाइट रिएक्शन में। अब कैसे पार्टिसिपेट करेगा, क्या करेगा, वो तो अपन लाइट रिएक्शन में देखेंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि लाइट रिएक्शन में जो मेन पिगमेंट पार्टिसिपेट करेगा वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा। कितना, मैं एक तरह का नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होगा, और वो हमेशा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा। कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए का। और ये जो होगा एक ऐसी रिएक्शन में हेल्प करेगा जो कि बेसिकली अपन लाइट रिएक्शन कहते हैं, जो क्या करती है, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल एनर्जी में। तो एक पिगमेंट, इन सब पिगमेंट में से क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल जो होगा वो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा।
ठीक है। तो बाकी के पिगमेंट क्या करेंगे, जिसमें क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और बाकी के क्लोरोफिल ए भी आते हैं। देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन सेंटर है वो सिर्फ एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। बाकी के क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स बनाते हैं। और ये पिगमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को ट्रांसफर करते हैं। किसको, वो क्लोरोफिल ए का जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसको अपनी लाइट एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। देखो एक चीज मैं और समझा देता हूं कि लाइट एनर्जी जो ट्रांसफर होगी एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट में, वो हमेशा कम वेवलेंथ वाले से ज्यादा वेवलेंथ वाले की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कम वेवलेंथ मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा वेवलेंथ मतलब कम एनर्जी। तो ये सारे जो दूसरे पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए के कंपेयर में कम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बोले तो ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देते हैं, किसी एक क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखो एनसीईआरटी कहती है कि इन एक्सेसरी पिगमेंट के दो फंक्शन है। दो फंक्शन क्या है, एक तो इनेबल अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। ये क्या लिखा हुआ है, देखो मैंने अभी आपको बोला था जब डेफिनेशन लिखाई थी कि हर पिगमेंट का मॉलिक्यूल सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइट को ही एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ऐसे तो सनलाइट में जो सनलाइट आती है आप सब जानते हो, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स होती है। तो कोई एक ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाएगा तो मतलब बाकी का स्पेक्ट्रम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत डिफरेंट टाइप के अपन पिगमेंट लेंगे कि हर कोई अलग अलग तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो एक वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सपोज करो कि एक पिगमेंट सिर्फ 400 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करता है, दूसरा 500 को करता है, तीसरा 600 को करता है, चौथा 700 को करता है। तो एक तरीके से 400 से 700 तक की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी आ गई। अगर एक ही तरह के पिगमेंट होते तो किसी एक वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब कर पाता, इसीलिए इन एक्सेसरी पिगमेंट की जरूरत होती है। और दूसरा, ये क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाता है। देखो फोटो ऑक्सीडेशन एक फिनोमेनन होती है जब सनलाइट ज्यादा हो और ऑक्सीजन भी ज्यादा हो जाए, आप आगे समझेंगे, तो वो प्लांट के टिश्यू को डैमेज कर सकता है, इसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। और क्लोरोफिल ए का अगर फोटो ऑक्सीडेशन हो गया, जो कि अपना रिएक्शन मॉलिक्यूल है, तो फिर रिएक्शन सेंटर है, तो फिर सब खराब हो जाएगा। तो उसे बचाने के लिए ये सील्ड पिगमेंट की तरह काम करते हैं। और उसमें भी ये मेनली कौन काम करता है, कैरोटीनॉइड्स करते हैं। कैरोटीनॉइड्स में जो होते हैं, जो पिगमेंट होते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करके ये फोटो ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं, बचाते हैं। तो यहां तक का अपन एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं, पिगमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है लाइट को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की। पिगमेंट को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, प्लांट पिगमेंट को पेपर क्रोमेटोग्राफी से। हायर प्लांट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, बी, जेंथोफिल और कैरोटीन। जेंथोफिल और कैरोटीन को कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए का कलर होता है ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर होता है ग्रीन येलो, जेंथोफिल का कलर होता है येलो, कैरोटीन का कलर होता है ऑरेंज। इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो ऑरेंज। इन पिगमेंट के रोल क्या है, ये क्या काम करते हैं, इसके बेसिस पे दो तरह के हो जाएंगे। मेन पिगमेंट जो कि कोई एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा जो एक्चुअल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और बाकी सारी अपनी एनर्जी उस एक को दे देते हैं। जब वो एक बाकी सबकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा और फिर लाइट रिएक्शन चलती है। वो कैसे चलती है वो अपन लाइट रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस ये याद रखो कि दो कैटेगरी बनाई जा सकती है। अब देखो एक मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपको नहीं लेना हो तो ये आप स्किप कर सकते हैं। तो देखो एक्चुअल में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। अगर मैं सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियोवर्डिन, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इतने तरह का क्लोरोफिल होता है। बैक्टीरिया में जो होता है बैक्टीरियोवर्डिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और इन सारे जो क्लोरोफिल होते हैं उनके अगर ऊपर ऊपर से स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो एरिया होते हैं, एक उसका हेड रीजन होगा और नीचे एक टेल होगी। हेड रीजन में ऐसी चार रिंग होती है जिसे कहते हैं पायरोल रिंग। देखो जितनी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उतनी ही याद कर लो, क्योंकि ये थोड़ा समरी फॉर्म में, बाकी ऐसे भी ये भी एडिशनल है और एडिशनल करने की कोई नीड नहीं। तो ऐसी 4 रिंग्स होती है और सेंटर में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। नीचे एक फाइटोल चेन होती है जो एल्कोहलिक चेन होती है।
क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहो तो रख सकते हो, C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल बी का क्या होता है, C55H72O6N4Mg। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो दो तो हाइड्रोजन का फर्क आ रहा है और एक ऑक्सीजन का, मतलब क्लोरोफिल बी में दो हाइड्रोजन कम है और एक ऑक्सीजन ज्यादा है। तो इसका कारण होता है कि ऐसी 4 पायरोल रिंग होती है ना, उसमें से सेकेंड पायरोल रिंग में क्लोरोफिल ए में तो क्या होता है, अपने CH3 होता है, क्या होता है, CH3, और क्लोरोफिल बी में उस CH3 की जगह CH होता है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो देखो इस वाले में दो हाइड्रोजन कम है, या एक है या तीन है, और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, और यही वजह, इसी एक फर्क की वजह से क्लोरोफिल बी में दो हाइड्रोजन कम होते हैं और एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। कैरोटीनॉइड्स, अभी मैंने बताया कि जेंटोफिल और कैरोटीन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैरोटीनॉइड्स कहते हैं, जो येलो ऑरेंज पिगमेंट होता है। कैरोटीन जो होता है उसका ये फॉर्मूला, और जेंटोफिल का ये वाला फॉर्मूला है। बीटा कैरोटीन जो गाजर में आप जानते हो, लाइकोपीन, ये क्या होते हैं, एक तरह के कैरोटीन है। जेंटोफिल जो होता है, ल्यूटीन, फ्यूकोजेंटीन, ये सब किस में आते हैं, जेंटोफिल में आते हैं, जो कि एक तरह का क्या है, कैरोटीनॉइड्स है। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स होते हैं, जो आपने रेड एल्गी, ब्लू एल्गी में देखे होंगे, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फाइको इरिथ्रिन जो रेड कलर का पिगमेंट होता है, फाइकोसाइनिन जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है। तो ये सारे पिगमेंट होते हैं ओवरऑल। लेकिन अपनी बुक में सिर्फ इन 4 का क्यों नाम दे रखा है, क्योंकि अपनी चैप्टर की हेडिंग है फोटोसिंथेसिस इन हायर ऑर्गेनिज्म। तो अपने अंदर, मतलब अपने हायर प्लांट्स में ये पिगमेंट्स होते हैं। तो ये पिगमेंट के बारे में था, एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और भी इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब अपन लेते हैं ग्राफ्स। देखो अपनी एनसीईआरटी बुक में 3 ग्राफ दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट ग्राफ कुछ इस तरीके का और उसके नीचे 2 ग्राफ और दे रखे हैं। ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये बताता है कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो किन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और कितनी एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो बताते हैं। इसीलिए इस ग्राफ को अपनी बुक में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के नाम से दे रखा है। इस ग्राफ के नीचे आपको एक और ग्राफ मिलेगा जो एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, और लास्ट तीसरे ग्राफ में इस एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के ग्राफ को कंबाइन करके कुछ कंक्लूड किया जाता है। और कंक्लूजन पे अपन क्या पहुंचेंगे कि क्लोरोफिल ए जो है वो अपना प्राइमरी पिगमेंट है, और साथ में ये भी बता पाएंगे अपन इन सबको समझ के कि क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड का क्या फंक्शन है। तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये वो ग्राफ है जिसमें अपन पिगमेंट के एब्जॉर्प्शन को नोटिस करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अलग अलग जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ पर कितना एब्जॉर्प्शन शो करते हैं उसे अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो इस तरफ इस वाली एक्सिस पे अपन ने लिया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय पिगमेंट्स, और इस तरफ अपन ने वेवलेंथ ऑफ लाइट ली है। ये ग्राफ जो है आप क्लोरोफिल ए के लिए देख रहे हैं जो ब्लू कलर का है, जो ग्रीन वाला है वो क्लोरोफिल बी के लिए है, और जो येलो वाला आप देख पा रहे हैं वो क्लोरोफिल सी के लिए है। एक चीज़ आपको और समझनी चाहिए, वो ये समझनी चाहिए कि यहाँ पर देखो एनसीईआरटी में सिर्फ कैरोटीनॉइड्स लिखा हुआ है, ना कि अलग अलग कैरोटीनॉइड्स और जेंटोफिल अलग अलग लिखा हुआ है, क्योंकि कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और जेंटोफिल दोनों कंबाइन लिए आते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन एक एक करके तीनों पिगमेंट को समझते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है वो स्टार्टिंग में थोड़ा कम एब्जॉर्प्शन शो करता है, फिर एक पीक शो करता है एब्जॉर्प्शन की, और फिर एकदम ऑलमोस्ट जीरो जैसा हो जाता है, फिर वापस पीछे से एक पीक शो करता है। और जब इन दोनों की वेवलेंथ को नोटिस करें तो पता चलती है कि ये पीक, पहली जो पीक है वो ब्लू रीजन में आ रही है और दूसरी जो पीक है वो रेड रीजन में आ रही है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वो 2 पीक शो करता है, वन इन ब्लू रीजन और अनदर इन रेड रीजन। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। क्लोरोफिल बी जो है उसकी भी 2 पीक आती है, और एक पीक आती है ब्लू रीजन में और एक किस में आती है, अपने रेड रीजन में। लेकिन ब्लू रीजन में इसकी पीक क्लोरोफिल ए से ज़्यादा है और रेड रीजन में इसकी पीक क्लोरोफिल ए से कम है। कैरोटीनॉइड जो होता है वो बीच में आकर थोड़ी पीक शो करते हैं एब्जॉर्प्शन की, लेकिन इसके बाद वो एकदम ही मतलब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं, मतलब वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते।
तो इन ग्राफ से अपन कुछ कुछ चीज़ें समझें। पहली चीज़ तो ये समझें कि अलग अलग पिगमेंट जो होते हैं वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर इस रीजन की बात करूँ तो क्लोरोफिल ए ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। इस रीजन की बात करूँ तो कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी दोनों ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं और क्लोरोफिल बी ज़्यादा ही कर रहा है। इस रीजन की बात करूँ जहाँ पर अपने क्लोरोफिल ए तो कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं शो कर रहा, क्लोरोफिल बी भी नहीं शो कर रहा, लेकिन फिर भी इस रीजन में आप देख पा रहे हैं कैरोटीनॉइड जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इसी वजह से अलग अलग तरह के पिगमेंट होते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है एब्जॉर्प्शन यहाँ खत्म हो जाता है। इसके बाद कैरोटीनॉइड जो है वो क्या नहीं कर रहे, एब्जॉर्प्शन शो ही नहीं कर रहे, लेकिन इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा ए और बी का कंबाइन होता है और फिर वापस ए और बी की क्या आती है, पीक आती है। ठीक है, तो इस ग्राफ से अपन को ये समझ में आ रहा है। एक चीज अपन को और समझनी चाहिए कि देखो ये वाला जो रीजन है जो कि लो वेवलेंथ का है पर ये हाई एनर्जी का है, और ये वाला रीजन जो है हाई वेवलेंथ का है लेकिन लो एनर्जी का है। कैरोटीनॉइड देखो कहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, लो वेवलेंथ वाले रीजन में कर रहे हैं जहाँ पर फोटो ऑक्सीडेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कैरोटीनॉइड की ज़रूरत ज़्यादा दर कहाँ पर होती है, लो वेवलेंथ वाले रीजन जहाँ पर हाई एनर्जी होती है वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये अपना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, एक बार वापस देख लेते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितनी होती है डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से। इस वाले ग्राफ से दो चीज़ें पता चल रही है कि दो पीक आ रही है स्पेशली किसके रेस्पेक्ट में, क्लोरोफिल ए के रेस्पेक्ट में, एक ब्लू रीजन में और एक अनदर रेड रीजन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से रीजन में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तो किस किस में होता है, एक तो ब्लू रीजन में होता है और एक किस में होता है, रेड रीजन में होता है। एक क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब मोर ब्लू लाइट। देखो क्लोरोफिल बी जो है वो ए के कंपेयर में ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा है ब्लू लाइट, लेकिन रेड रीजन में देखें तो क्लोरोफिल ए ज़्यादा कर पा रहा है ब्लू के कंपेयर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक्सन स्पेक्ट्रम। तो देखो एक्सन स्पेक्ट्रम क्या है, ये भी एक तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन है एक्सन का। अब एक्शन कैसे नोट करेंगे, तो ये अपन फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के एक्शन को दो तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं, या तो O2 के प्रोडक्शन के हिसाब से या फिर ग्लूकोज के बनाने के हिसाब से। तो यहाँ पर अपन O2 के प्रोडक्शन के हिसाब से देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग वेवलेंथ पर कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी अपन कहेंगे उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताता है एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसमें इस तरफ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो अपन मेजर कर रहे हैं किसके बेसिस पर, कि कितनी O2 रिलीज हो रही है, और दूसरी लाइन पर क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है, हियर एक्शन इज मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ O2 रिलीज, और यह एक्शन मेजर किसके फॉर्म में कर रहे हैं, O2 के रिलीज में। यहाँ पर अपन एक चीज नोट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पीक आ रही है ब्लू रीजन में, एक पीक आ रही है किसमें, रेड रीजन में। इससे क्या डिनोट होता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम डिनोट्स दैट द हायर फोटोसिंथेसिस रेट और ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन ब्लू एंड रेड रीजन। और साथ में ये भी चीज़ समझ में आ रही है कि जहाँ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ था वहाँ पर एक्शन भी ज़्यादा हुआ है। अपन ने जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा था तो अपन ने देखा था ब्लू रीजन में पीक आती है, फिर रेड रीजन में एब्जॉर्प्शन की पीक आती है। तो इन दो रीजन में लाइट का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ, तो अपन देख पा रहे हैं इन दो रीजन में जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। एक चीज़ अपन को और समझनी है जो ध्यान से सुनना, इस रीजन के आसपास देखो फोटोसिंथेसिस की रेट जो है वो जीरो नहीं हो रही, लेकिन इस रीजन के आसपास अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ देखेंगे तो जो क्लोरोफिल ए का जो है वो एकदम देखो यहाँ पर पीक आती है, फिर यहाँ पर तो क्लोरोफिल एकदम जीरो सा हो जाता है, ऐसा शो करता है कि एब्जॉर्प्शन ही शो नहीं कर रहा। तो फिर यहाँ फोटोसिंथेसिस हो कैसे पा रहा है, तो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है जो लाइट कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं। इस रीजन में आप देखना कैरोटीनॉइड्स इस रीजन के आसपास है, तो कैरोटीनॉइड्स क्या कर पाते हैं, इस रीजन के आसपास लाइट को क्या करके एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक पिगमेंट पर ही सब है,
यही वजह है कि इतने सारे पिगमेंट सिस्टम होते हैं, हर पिगमेंट सिस्टम अपने अपने हिसाब से क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है अलग अलग वेवलेंथ में। किसी एक वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए काम करता है, किसी में बी काम करता है, किसी में कैरोटीनॉइड्स काम करते हैं, किसी में थोड़ा थोड़ा सब करते हैं। और इस हिसाब से एक वाइड रेंज 400 से लेकर 700 तक, इस रेंज में, सारी रेंज में कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन होता ही है और कुछ ना कुछ एक्शन भी होता है। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि ब्लू और रेड रीजन दोनों में एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है और एक्शन भी ज्यादा होता है। ठीक है, एक देखो अपन एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये अपना कौन सा है, एक्शन स्पेक्ट्रम, और ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब पहला तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्लोरोफिल ए ही क्यों लिया। तो देखो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो एग्जैक्ट इसको फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पर क्लोरोफिल ए में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या आती है, पीक आती है, और एक्शन स्पेक्ट्रम में भी देखो यही पीक है। यहाँ पर क्लोरोफिल ए की रेड रीजन में पीक आती है और ठीक उसी जगह एक्शन स्पेक्ट्रम में भी पीक आ रही है। आपको याद हो तो यहाँ पर इसके पास में क्लोरोफिल बी की पीक थी और वो ए से भी ज़्यादा थी। अगर एक्शन जो है या रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल बी होता तो ये एक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ एक्शन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, जिस जगह क्लोरोफिल ए की पीक आ रही है, और वापस एक्शन ज़्यादा कहाँ हो रहा है, जहाँ क्लोरोफिल ए की पीक आ रही है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए ही वो जो है मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैरोटीनॉइड की। तो कैरोटीनॉइड की पीक तो यहीं कहीं पर ज़्यादा आती है और उस रीजन में भी देखो एक्शन स्पेक्ट्रम ज़्यादा नहीं हो रहा। इससे क्या प्रूफ होता है, बाय कंपेयरिंग both absorption and action in single frame, it is clear that the wavelength of at which there is a maximum absorption, जहाँ maximum absorption हो रहा है क्लोरोफिल ए से जो कि ब्लू और रेड रीजन है, वहाँ पर हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, मतलब O2 भी प्रोड्यूस हो रही है। सो क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए ही चीफ पिगमेंट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। एक चीज देखो मैंने अभी भी बताई थी आपको, इस रीजन में देखो क्लोरोफिल ए जो है ऑलमोस्ट नील के बराबर क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ एक्शन थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है, जीरो एक्शन तो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों, क्योंकि दूसरे पिगमेंट हेल्प कर रहे हैं, कैरोटीनॉइड्स वगैरह कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन करके क्लोरोफिल ए को पास कर देते हैं। तो इन दोनों से कंपेयर करने से एक चीज़ तो ये तो पता चलती है कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है, साथ में ये भी पता चलता है कि कैरोटीनॉइड जो है वो क्या काम करता है, इन दिस ड्यू टू लाइट एब्जॉर्ब बाय कैरोटीनॉइड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म। इस रीजन में जो ये थोड़ा बहुत भी एक्शन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि कैरोटीनॉइड लाइट एब्जॉर्ब करके किसको पास कर देता है, क्लोरोफिल ए को पास कर देता है। यही बात है कि डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की नीड होती है और इसमें क्लोरोफिल ए जो होता है वो चीफ पिगमेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं फोटो सिस्टम। तो देखो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन जो होती है वहां पर पिगमेंट होते हैं, लेकिन वो पिगमेंट जो होते हैं वो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और पूरा एक ग्रुप जो होता है उसे क्वांटासोम कहते हैं, और वो क्वांटासोम को अपन फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं। और थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे ऐसे बहुत सारे क्वांटासोम या ऐसे बहुत सारे फोटो सिस्टम होते हैं, लेकिन सारे फोटो सिस्टम एक जैसे नहीं होते। अब इन सारी चीजों को वन बाय वन आराम से समझते हैं। देखो तो अब फोटो सिस्टम जिसे क्वांटासोम भी कह सकते हैं, इज फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वो फंक्शनल यूनिट होती है क्योंकि लाइट रिएक्शन इन्हीं में होती है, विच इज मेड ऑफ ग्रुप ऑफ पिगमेंट, जो कि बहुत सारे पिगमेंट के ग्रुपिंग से बना है, साथ में कुछ प्रोटीन्स भी होती है। फोटो सिस्टम जो होते हैं वो होते कहां पर है, क्योंकि पिगमेंट अपन ने पढ़ा है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, तो फोटो सिस्टम भी कहां होंगे, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे होंगे। अब देखो थाइलेकॉइड की जो मेम्ब्रेन जो होती है उसको अपन अच्छे से समझते हैं। बेसिकली दो तरह के थाइलेकॉइड होते हैं, एक देखो ऐसे स्टैक के फॉर्म में होते हैं जिसे अपन ग्रेनम कहते हैं, और एक दो स्टैक के बीच में होता है जिसे स्ट्रोमा थाइलेकॉइड भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो ये जो ग्रेनम वाले जो ये वाले स्टैक जो थाइलेकॉइड है, ये एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और जो ये बीच में जो होता है इसमें सिर्फ एक थाइलेकॉइड होता है। तो अगर एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखेंगे तो दो तरह की सरफेस बनती है। एक ऐसी सरफेस जो एक्सपोज्ड है, देखो ये ऊपर से हाथ लगा सकता हूं, और ये जो दो की टच हो गई, तो जो ये बीच में दो के बीच में आ रही है उसे कहते हैं एप्रेस्ड पार्ट। क्या कहते हैं, एप्रेस्ड पार्ट। और जो ये एक्सपोज्ड है उसे कहते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। ठीक है,
जो बीच में दो ग्रेनम के बीच में जो इंटरकनेक्टिंग थाइलेकॉइड होता है जिसे स्ट्रोमा थाइलेकॉइड कहते हैं, उसमें सिर्फ एक ही है तो उसमें हमेशा नॉन एप्रेस्ड पार्ट ही होगा। तो स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में हमेशा सिर्फ नॉन एप्रेस्ड पार्ट होता है, जबकि ग्रेना थाइलेकॉइड में एप्रेस्ड भी होता है और नॉन एप्रेस्ड भी होता है। मतलब बीच दो के बीच का चिपका हुआ, देखो ये वाला जो मैंने शेडिंग करके बताया, और ये ऊपर वाला नीचे वाला, ये कैसा हो जाएगा, नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन एप्रेस्ड पार्ट हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं। अब इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। नॉन एप्रेस पार्ट में हमेशा PS1 पाया जाएगा, फोटो सिस्टम 1। अब क्या खासियत है उसे अभी समझेंगे। और एप्रेस पार्ट में फोटो सिस्टम 2 पाया जाता है। अब क्या कारण है कि इसे फोटो सिस्टम 1 का और इसे फोटो सिस्टम 2 का, तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकी डिस्कवरी पहले हुई थी इसलिए इन्हें फोटो सिस्टम 1, और इनकी बात हुई थी तो इनको फोटो सिस्टम 2 कहते हैं, ठीक है। तो नॉन एप्रेस पार्ट में फोटो सिस्टम 1 होता है, एप्रेस पार्ट में फोटो सिस्टम 2 होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, क्योंकि ग्रेनल थाइलेकॉइड में दोनों तरह के पोर्शन दिखते हैं, इसलिए ग्रेनल थाइलेकॉइड में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों होते हैं। किसमें, ग्रेनल थाइलेकॉइड में। और जो ये बीच में है इसमें सिर्फ एक ही तरह का सरफेस होती है, तो सिर्फ एक ही तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1। अब वापस आते हैं अपने इस वाले पे। तो अपन ने देखा कि फोटो सिस्टम जो होता है वो ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है और प्रोटीन्स भी होती है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर। देखो रिएक्शन सेंटर वो होगा जो किससे बनेगा, मेन पिगमेंट से बनेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बाकी सारे पिगमेंट, सिर्फ उस एक क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को छोड़ दे तो बाकी सारे पिगमेंट जो होते हैं वो लाइट को हार्वेस्ट करते, बोले तो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और इस रिएक्शन सेंटर को पास करेंगे ऊपर ऊपर से। तो आराम से समझ में आ गया। मतलब क्लोरोफिल ए का एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर की तरह काम करेगा और बाकी सारे पिगमेंट जो होंगे वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में होंगे। ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को भी अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें एक तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होते हैं और एक कुछ प्रोटीन भी होती है। अब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में देखो ध्यान से सुनना, इट हैज ऑल द पिगमेंट, मतलब क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, और कैरोटीनॉइड्स में दोनों, जेंथोफिल और कैरोटीन, सब सारे पिगमेंट होते हैं एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। लेकिन सिर्फ एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल नहीं होता। इसका यह मतलब नहीं है कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट में या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए नहीं होता, क्लोरोफिल ए होता है। लेकिन जैसे मान लो कि 200 क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल है तो 199 इधर होंगे, एक पर्टिकुलर जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा वो कहां पर होगा, रिएक्शन सेंटर में हो। सिर्फ उस एक को छोड़ के बाकी सारे जितने भी पिगमेंट होते हैं जिस भी तरह के, वो सारे इसी में आएंगे। दे एक्ट एज एंटीना, वो एंटीने की तरह काम करते हैं, हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हर पिगमेंट अपने अपने हिसाब से लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कोई लो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, कोई हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, और लो वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करता है वो अपनी एनर्जी हाई वाले को दे देता है, हाई वाला अपन से ज्यादा हाई वाले को देता है, और ऐसे एब्जॉर्ब होते होते लास्ट में वो अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं, रिएक्शन सेंटर के उस एक पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को दे देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ट्रांसफर टू रिएक्शन सेंटर। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होती है, इनके बारे में अपनी एनसीईआरटी में कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ, वैसे ये एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ज्यादा अपने लोड नहीं लेना। रिएक्शन सेंटर जो होता है उसमें एक तो क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का। एनसीईआरटी यही कहती है कि रिएक्शन सेंटर जो होता है सिर्फ एक क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से बनता है। मतलब ऐसे नहीं है कि सारे क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मिलकर रिएक्शन सेंटर बनाता है, सिर्फ एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बनाता है। इसके अलावा इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है, देखो सारी एनर्जी जब क्लोरोफिल ए के पास आएगी तो वो एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है कोई एक जना रिसीव करेगा, तो एक्सेप्ट कर रहा है और पहली बार एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। इसके बाद आगे एक चेन फॉर्म में रिएक्शन चलती है जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसे अपन इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो में अपना सारा फोकस सिर्फ फोटो सिस्टम, पिगमेंट्स, इनको अच्छे से समझने पर है। ठीक है, तो एक फोटो सिस्टम के 2 कंपोनेंट हो गए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। बात समझ में आ रही है। और
ये फोटो सिस्टम कितने तरह के होंगे? दो तरह के, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। और एनसीईआरटी की ये लाइन है कि दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे आर डिस्कवर्ड, मतलब जिस सीक्वेंस में ये डिस्कवर्ड हुए हैं उसके बेसिस पर नाम है, नॉट इन द सीक्वेंस दे फंक्शनिंग। ऐसा नहीं है कि ये पहले काम करता है ये बाद में काम करता है, ऐसे नहीं, सब एक साथ ही काम करते हैं, सारे पिगमेंट सारे फोटो सिस्टम एक साथ ही काम करते हैं। बस इनको PS1 और इसको PS2 कहने का कारण है ये पहले डिस्कवर्ड हो गया था, ये बाद में डिस्कवर्ड हुआ। PS1 कहां होता है? जो भी थाइलेकॉइड है उसके नॉन एप्रेस पार्ट पे, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है जो ऊपर से दिखता है उस पे होता है, और PS2 जो होता है एप्रेस्ड पार्ट पे होता है। क्योंकि थाइलेकॉइड जो ग्रेनल थाइलेकॉइड है उसमें दोनों नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड दोनों पोर्शन दिख रहे हैं, इसलिए ग्रेनल थाइलेकॉइड में PS1 भी होता है और PS2 भी होता है। नॉन एप्रेस्ड जो पार्ट होता है उसमें सिर्फ PS1 होता है, यही वजह है स्ट्रोमा थाइलेकॉइड, क्योंकि उसके तो सिर्फ नॉन एप्रेस्ड ही दिख रहा है आपको, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? PS1। दो तीन बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। PS1 कहां पर होता है? PS1 सिर्फ नॉन एप्रेस पार्ट में होता है। PS2 कहां पर होता है? वो सिर्फ एप्रेस पार्ट में होता है। अब थाइलेकॉइड के बेसिस पे बोलूं तो PS1 कहां पर होता है? स्ट्रोमा थाइलेकॉइड में भी होता है, ग्रेनल थाइलेकॉइड में भी होता है। PS2 का होता है सिर्फ ग्रेनल थाइलेकॉइड में होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो फोटो सिस्टम है अपन को इस डायग्राम से, इस मॉडल से अच्छे से समझ पाएंगे। देखो ये है क्लोरोफिल ए का वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, बाकी इसके चारों तरफ देखो ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, सारे बाकी के सारे पिगमेंट है। इन सब पर लाइट गिरेगी, ये सब लाइट एब्जॉर्ब करके किसको पास कर देंगे? क्लोरोफिल ए को। और जैसे ही क्लोरोफिल ए को मिलेगी वो क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एक्साइटेड होकर, और वो कौन ले लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ले लेगा। तो ये साइड में जो दिख रहे हैं ये LHC है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और ये बीच में जो है ये रिएक्शन सेंटर है जिसमें एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है और एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब ये क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल होता है वो PS1 और PS2 में अलग अलग होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल होगा, दोनों में ही एक एक मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उसकी एबिलिटी के बेसिस पे ये दोनों में अलग है। तो PS1 का जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन पीक होती है 700 नैनोमीटर, मतलब वो 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी कम की कर सकता है लेकिन उससे ज्यादा की नहीं। 701, 702 ये सब हुई तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, लास्ट टू लास्ट वो 700 तक कर सकता है। जबकि PS2 का जो क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल होता है वो 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी एब्जॉर्प्शन पीक सिर्फ 680 नैनोमीटर की है। इसका मतलब अगर 690 नैनोमीटर की एक लाइट वेवलेंथ की लाइट गिरती है इन दोनों पर तो PS2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा लेकिन PS1 कर लेगा। अगर 670 की गिरती है तो दोनों के रेंज में दोनों एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और अगर 701 हो गई तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों की है। तो अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि PS1 कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब कर सकता है PS2 के कंपेयर में। तो एक तो PS1 और PS2 की पोजीशन, मतलब कहां होते हैं उसके बेसिस पर अलग है। एक इनमें रिएक्शन सेंटर दोनों में अलग है। एक इनके रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो है वो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, रिलीज करेगा, तो उसे एक्सेप्ट कौन करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? वो भी अलग है। PS1 में एक आयरन सल्फर प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। और PS2 में फियोफाइटिन करके एक कंपाउंड होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो ये रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक्साइट करके रिलीज करेगा। तो मोटा मोटा देखा जाए ऊपर से तो इनमें क्या डिफरेंस है? PS1 जो है नॉन एप्रेस पार्ट पे है, PS2 एप्रेस पार्ट पे होता है। PS1 जो है स्ट्रोमा और जो अपने थाइलेकॉइड वाली ग्रेनल थाइलेकॉइड होती है दोनों ही थाइलेकॉइड में होता है, जबकि PS2 सिर्फ ग्रेनल थाइलेकॉइड में होता है। और PS1 में जो क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर की तरह काम करता है वो P700 होता है, जबकि इसमें P680 होता है। इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS होता है और इसमें क्या होता है? फियोफाइटिन होता है। एक और चीज, एक फोटो सिस्टम में मैंने बोला था ग्रुप ऑफ पिगमेंट होते हैं, तो रफली 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल एक फोटो सिस्टम में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने था फोटो सिस्टम के बारे में। आज का वीडियो एंड करने से पहले अपन फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में कुछ की डिफरेंस अच्छे से देखते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में अब आराम से अब अपन क्या कर पाएंगे, लाइट रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले अपन फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में डिफरेंस अच्छे से देखते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में अपन क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। तो फोटो सिस्टम 1 जो है वो सिर्फ नॉन एप्रेस पार्ट पे होता है, फोटो सिस्टम 2 सिर्फ एप्रेस पार्ट पे होता है। क्योंकि नॉन एप्रेस पार्ट ग्रेनल और स्ट्रोमा दोनों थाइलेकॉइड में होता है, तो ये दोनों थाइलेकॉइड में होता है। और क्योंकि ग्रेनल थाइलेकॉइड में एप्रेस पोर्शन भी होता है, इसलिए फोटो सिस्टम 2 सिर्फ ग्रेनल थाइलेकॉइड में होगा, स्ट्रेमो थाइलेकॉइड में नहीं होगा, क्योंकि उसमें एप्रेस पोर्शन ही नहीं होता। रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 में कौन सा क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है, P700, जबकि इसमें कितना होता है, P680 होता है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, यहां होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, यहां पर कौन सा होता है, फियोफाइटिन। जब अपन लाइट रिएक्शन करेंगे तो उसको दो तरीके से समझेंगे, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसको अपन अगले वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी देखो बस इतना समझो कि उसमें दो रिएक्शन होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो फोटो सिस्टम 1 दोनों में इन्वॉल्व होगा, साइक्लिक में भी, नॉन साइक्लिक में भी, जबकि फोटो सिस्टम 2 सिर्फ नॉन साइक्लिक में इन्वॉल्व होता है। एक जब फोटो सिस्टम 2 काम करता है तो उसके साथ एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएट होता है, किसके साथ, फोटो सिस्टम 2 के साथ, फर्स्ट के साथ नहीं होता। और उसमें वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। तो फोटो सिस्टम 1 के जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग करने की एबिलिटी इसके पास है ही नहीं। जबकि इसके साथ एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा होता है तो वहां ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगी। कंपेरेटिवली लो अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड होता है और यहां ज्यादा अमाउंट ऑफ कैरोटिनॉइड होता है। इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 को ज्यादा सील्ड की जरूरत है, इसीलिए तो ज्यादा कैरोटिनॉइड है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों। तो देखो मैंने अभी क्या बोला कि फोटो सिस्टम 2 के साथ एसोसिएट होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और वो ऑक्सीजन बनवाएगा। और ऑक्सीजन और सनलाइट दोनों एक साथ होने पर फोटो ऑक्सीडेशन के चांसेस कहां ज्यादा होंगे, यहां ज्यादा होंगे। तो यहां बचाव की ज्यादा जरूरत है, तो यहां कैरोटिनॉइड्स कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं, यहां कंपैरेटिवली कम होते हैं। और लास्ट एंड फाइनल, क्योंकि ये पहले डिस्कवर्ड हुआ था इसीलिए इसे PS1 कह रहे हैं, और ये बाद में डिस्कवर्ड हुआ था इसीलिए इसे PS2 कहते हैं। और ये आप डायग्राम समझा सकते हैं, ये नीचे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन सेंटर, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऐसा कैसा इसमें भी है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में अपन ने पिगमेंट और फोटो सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से समझा। जब अपन अब नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें अपन डिटेल में जो है फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हाफ में अपन क्या करेंगे, लाइट रिएक्शन, और फिर एक और वीडियो में अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे, डार्क रिएक्शन के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।